इतिहास की किताबों में ना अक्सर राजाओं की तलवारों और उनके किलों की कहानियां ही छपी होती हैं। हाँ, और उन बड़े बड़े युद्धों की बातें। बिल्कुल। उन्हें देखकर ना ऐसा लगता है जैसे सत्ता सिर्फ हथियारों से चलती थी। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो किसी भी साम्राज्य का असली डीएनए उन तलवारों पर नहीं होता। सही कहा आपने। वो डीएनए तो मुट्ठी में बंद होने वाले तांबे, चांदी और सोने के उन छोटे छोटे टुकड़ों पर उकेरा गया होता है। एकदम सही। एक सिक्का न सिर्फ कोई धातु का टुकड़ा या लेन देन का साधन है, मतलब वो एक पूरा टाइम कैप्सूल है अपने आप में। हाँ, एक टाइम कैप्सूल। जब भी कोई सत्ता बदलती है ना, तो सबसे पहले सिक्के बदलते हैं। ये बहुत ही सटीक विचार है। अगर हम पुराने सिक्कों को ध्यान से देखें तो वो बिना एक शब्द बोले उस दौर की अर्थव्यवस्था और कूटनीति का पूरा नक्शा खोलकर रख देते हैं। यानी धार्मिक मान्यताओं से लेकर टकसालों की तकनीकी क्षमता तक। बिल्कुल। ऐतिहासिक जांच पड़ताल में ना सिक्के सबसे निष्पक्ष गवाह होते हैं। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन इन्हीं गवाहों से सच उगलवाना है। आज का हमारा लक्ष्य विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरएएस, एलडीसी और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए नोट्स को डिकोड करना है। हाँ, हम राजस्थान के ऐतिहासिक सिक्कों, मुद्राओं और मोहरों के नोट्स को आज समझेंगे। हम सिर्फ इन पन्नों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी और लॉजिक को भी डीपली समझेंगे। एग्जैक्टली। एक अनुभवी शिक्षक के नजरिए से कहूं तो ये सत्र एक बहुत ही सीरियस मास्टर क्लास होने वाला है। तो एक वर्चुअल ब्लैक बोर्ड जैसी फीलिंग आने वाली है आज। बिल्कुल। नोट्स के हर एक बिंदु और हर एक राज्य का विश्लेषण हम उसी क्रम में करेंगे जिस क्रम में वो नोट्स में दिए गए हैं, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। सही कहा। फोकस इस बात पर रहेगा कि एग्जाम में सवाल कैसे घुमा कर पूछे जाते हैं और किन बिंदुओं पर स्टार लगाना है। तो चलिए सीधे विषय की नींव से शुरुआत करते हैं। बेहतरीन। किसी भी विषय को डिकोड करने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो सिक्कों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है और इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? देखिए, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला और सीधा सवाल यहीं से बनता है। अच्छा। मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इसे उम्मीदवारों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। न्यूमिस्मैटिक्स। ओके। अब अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआत की बात करें तो जो सबसे आरंभिक सिक्के मिलते हैं, हाँ, उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क। इनका समयकाल क्या रहा होगा? इनका समयकाल करीब 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वाह, काफी पुराने हैं ये। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज है। वो क्या? इन पंचमार्क सिक्कों पर जो भी अंकित था ना, उसे सबसे पहले पढ़ने और समझने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ओह, जेम्स प्रिंसेप। हाँ, उन्होंने वर्ष 1835 में ये सफलता हासिल की थी। 1835 में? उनका ये काम तो एक तरह से कोड ब्रेकिंग जैसा रहा होगा ना? एकदम कोड ब्रेकिंग ही था वो। सदियों से जो लिपियां कोई नहीं पढ़ पा रहा था, उन्हें उन्होंने डिकोड कर दिया। सही कहा। लेकिन अगर हम सिक्कों को बनाने वाली धातुओं की बात करें तो इतिहास में प्रथम प्रयोग यानी पहली बार कौन सी धातु का सिक्का किसने चलाया? इसके क्या प्रमाण है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? नोट्स में इस हिस्से को 3 बहुत ही शानदार बुलेट पॉइंट्स में समेटा गया है। ओके। ये मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले सवालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ब्लैक बोर्ड स्टाइल में। चलिए, पहला पॉइंट बताइए। पहला बिंदु है कि सर्वप्रथम लेखयुक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए? सोने के सिक्के, और वो भी लेखयुक्त? हाँ, इसका उत्तर है इंडो ग्रीक शासकों द्वारा। इंडो ग्रीक। ओके। दूसरा बिंदु है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? चांदी के सिक्के शका शासकों द्वारा। बिल्कुल सही जवाब, शका शासकों द्वारा। और तीसरा बिंदु है सर्वप्रथम सीसा एवं पोटेन के सिक्के किसने जारी किए? पोटेन यानी एक तरह का एलॉय होता है ना? हाँ, इसका सही जवाब है सातवाहनों द्वारा। ये तीनों तथ्य परीक्षा के लिहाज से बहुत क्रिटिकल हैं। सोना इंडो ग्रीक, चांदी शका और सीसा या पोटन सातवाहन। एकदम परफेक्ट समरी। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर किसी शोधकर्ता को राजपूताना के इन पुराने सिक्कों पर गहराई से रिसर्च करनी हो, हाँ, तो क्या उस दौर का कोई प्रमाणिक संदर्भ ग्रंथ मौजूद है आज के टाइम में? जी हाँ, नोट्स में एक बहुत ही जरूरी पुस्तक का संदर्भ दिया गया है। अच्छा, कौन सी पुस्तक है वो? तत्कालिक राजस्थानी सिक्कों पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक का नाम है
द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, काफी बड़ा नाम है। ये किसने लिखी थी? ये पुस्तक वेब द्वारा वर्ष 1893 ईस्वी में लिखी गई थी। 1893 में वेब द्वारा। परीक्षाओं में तो अक्सर ऐसी पुरानी किताबों और उनके लेखकों के नाम सीधे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये याद रखना जरूरी है। और अगर हम सीधे राजस्थान की भौगोलिक सीमा की बात करें, हाँ। तो यहाँ अपनी खुद की मुद्राएं जारी करने की शुरुआत किस वंश के खाते में जाती हैं? देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करने का श्रेय स्पष्ट रूप से चौहान वंश को जाता है। चौहान वंश ने शुरुआत की थी यहाँ। हाँ, चौहानों ने अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग धातुओं में सिक्के चलाए थे। उनके नाम क्या क्या थे? उनके तांबे के सिक्कों को धर्म एवं विशापक कहा गया। धर्म और विशापक। तांबे के। सही। चांदी के सिक्के का नाम रूपक रखा गया और सोने के सिक्के को डिनार नाम दिया गया। सोने का डिनार। यहाँ एक शब्द है जो प्राचीन सिक्कों के संदर्भ में बार बार सामने आता है। कौन सा शब्द? आहत सिक्के। मैं इसके पीछे का साइंस समझना चाहती हूँ। आहत का शाब्दिक अर्थ तो चोट पहुंचाना होता है ना? बिल्कुल सही। तो क्या सच में इन सिक्कों को बनाने के लिए किसी तरह की चोट मारी जाती थी? इसका प्रोसेस क्या था? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब इसके नाम में ही छपा है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, इन्हें बनाने की प्रक्रिया में लिक्विड मेटल यानी पिघली हुई धातु को थोड़ा ठंडा करके उस पर एक मोहर का ठप्पा जोर से मारा जाता था। वो तो लिटरली एक फिजिकल चोट मारी जाती थी। धातु पर वो चोट लगने से निशान उभर आते थे। इसी चोट या आघात के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। बिल्कुल, या अंग्रेजी में इन्हें पंचमार्क्ड सिक्के कहा जाता है। ये तो सच में टकसाल की एक बहुत ही पुरानी और बुनियादी तकनीक लगती है। सही कहा। और एग्जाम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आहत एवं पंचमार्क सिक्कों के जो प्राचीनतम भंडार पूरे भारत में मिले हैं, हाँ, वो राजस्थान में ही मौजूद हैं। वाह, ये तो गर्व की बात है। तो ये भंडार कहाँ मिले हैं? यहाँ 2 मुख्य स्थानों को याद रखना है। पहला है आहत। आहत से क्या मिला है? रैद, जो टोंक जिले में स्थित है। रैद, यहाँ से क्या खास मिला? यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। 3075 सिक्के? हाँ, 3075। ये भारत में एक साथ प्राप्त होने वाली सबसे बड़ी निधि यानी सबसे बड़ा भंडार है। ये तो सच में हैरान करने वाला नंबर है। इसके अलावा रैंत से तांबे के सिक्के और कुछ गण मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। एक ही जगह से 3000 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिलना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बताता है कि वो जगह व्यापार का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। सही कहा। अब इन शुरुआती और आहत सिक्कों के दौर से आगे बढ़कर अगर प्राचीन राजस्थान के जनपदों और गणराज्यों की ओर देखा जाए, हाँ, रिपब्लिक स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने सत्ता के इस खेल में अपनी पहचान कैसे दर्ज की? प्राचीन गणराज्य और जनपदों के सिक्कों का हिस्सा हमें ये समझाता है कि विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड सत्ताएं कैसे काम करती थीं। ओके। तो नोट्स इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं? इसे हम क्षेत्र के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले मालव गण के सिक्के। ये कहाँ से मिले हैं? ये सिक्के मुख्य रूप से रेद एवं पूर्वी राजस्थान से मिले हैं। इनकी कोई खास विशेषता? इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पर मालवन जय लिखा हुआ है। साथ ही इन पर सेनापतियों के नाम भी अंकित मिलते हैं। सेनापतियों के नाम सिक्कों पर? हाँ, सेनापति मुद्राएं मुख्य तौर पर रेद और टोंक से ही प्राप्त हुई हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मालवगण के सिक्कों का एक और स्टार पॉइंट ये है कि इन पर ब्राह्मी लिपि में वच्छ घोष लिखा हुआ मिला है। वच्छ घोष ब्राह्मी लिपि में। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में आ सकता है। बिल्कुल, इसे नोट करना जरूरी है। और अन्य जनपदों की क्या स्थिति थी? अन्य जनपदों में योद्धा सिक्के महत्वपूर्ण हैं, जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं। योद्धेय सिक्के उत्तरी पश्चिमी भाग से। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प स्थान आता है, रंगमहल। रंगमहल, यहाँ से क्या मिला? रंगमहल से कुषाणकालीन 105 सिक्के मिले हैं। कुषाण काल के? हाँ। नोट्स के अनुसार इन सिक्कों को एक खास नाम दिया गया है। इन्हें मुरुंदा कहा गया है। मुरुंदा। ये शब्द परीक्षा के लिए हाईलाइट कर लेना चाहिए। एकदम। इसके बाद पूर्वी राजस्थान का नंबर आता है, जहां से राजन्या सिक्के मिले हैं। इन राजन्या सिक्कों पर क्या अंकित है? इन सिक्कों पर स्पष्ट रूप से राजन्या जनपदास अंकित हैं, जो उनकी संप्रभुता का ऐलान करता है। जब इतने सारे गणराज्य अपने अपने सिक्के चला रहे थे, तो जाहिर है इनकी अपनी टकसालें भी रही होंगी। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। इसी क्रम में एक प्रमुख स्थान है करकोट नगर, जो वर्तमान उनियारा के पास स्थित है।
करकोट नगर के बारे में क्या खास है? यहाँ से जो सिक्के भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि करकोट नगर संभवतः मालव गण की मुख्य टकसाल रही होगी। हो, एक पूरी टकसाल थी वहाँ? हाँ, और इस जनपद वाले हिस्से के अंत में बैरात का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैरात, यहाँ से कैसी मुद्राएं मिली हैं? बैरात से कुल 8 पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं? हाँ, और इन 28 में से 16 मुद्राएं तो सिर्फ मिनाइनियर की हैं। रुकिए, यहाँ थोड़ा ठहरते हैं। बैरात जो राजस्थान के बीचों बीच है, हाँ, वहाँ खुदाई में 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिलना और उनमें से 16 का ग्रीक शासक मिनांडर का होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा दिखाता है कि उस दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग कितने सक्रिय थे। बिल्कुल, एक ग्रीक शासक के सिक्के राजस्थान की धरती तक पहुंच रहे थे। ये इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, जी। कि सिक्के सफर करते हैं। सही में। अब इन जनपदों और छोटे गणराज्यों के दौर से निकलकर हम भारतीय इतिहास के बड़े साम्राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकाल और गुर्जरा प्रतिहारों की बात करते हैं। हाँ, उनके समय राजस्थान में सिक्कों की क्या स्थिति थी, इसको ब्लैक बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गुप्तकाल को तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। तो राजस्थान के नक्शे पर उनके आर्थिक निशान कहाँ-कहाँ गहरे दिखाई देते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों के राजस्थान में सबसे मुख्य और प्रसिद्ध स्थान बयाना है, जो भरतपुर जिले में है। बयाना में किसके सिक्के मिले हैं? यहाँ गुप्तकालीन सिक्कों का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिसमें सबसे अधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड के हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के। बयाना के अलावा कुछ अन्य स्थान भी हैं, जैसे अहेड़ा जो अजमेर में है, मुराली एवं सांभर जो जयपुर में है, और सुखपुरा एवं रेद टोंक में है। पर सबसे इम्पोर्टेंट तो बयाना ही होगा एग्जाम के लिए। हाँ, परीक्षा के लिए बयाना और चंद्रगुप्त द्वितीय का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और गुप्त के बाद जब गुर्जरा प्रतिहारों का दौर आया, तो सिक्कों की शैली में क्या बदलाव देखने को मिला? गुर्जरा प्रतिहारों के सिक्के ना काफी अलग थे। किस तरह से अलग? नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि ये ससानियन शैली यानी ससानियन स्टाइल से काफी प्रभावित थे। ओके, ससानियन स्टाइल। इनके समय में पशुबुद्ध रमा का प्रचलन बहुत मशहूर हुआ। लेकिन जो सिक्के सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो हैं आदिवराह व वराहनामा वाले द्रमा। आदिवराह का मतलब तो भगवान विष्णु के वराह अवतार से है ना? हाँ, बिल्कुल। इन सिक्कों पर तस्वीरें या अंकन किस तरह के होते थे? मतलब क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक था या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी था? देखिए, इन सिक्कों का अंकन बहुत ही विस्तृत और प्रतीकवाद से भरा था। अच्छा। इन पर देवी की मूर्ति, वृषभ यानी बैल, मत्स्य यानी मछली और अश्वरोही यानी घुड़सवार का अंकन मिलता है। तो क्या वराह अवतार का प्रयोग कोई राजनीतिक मैसेज दे रहा था? हाँ, वराह अवतार का प्रतीक एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। जैसे वराह ने पृथ्वी को डूबने से बचाया था, वैसे ही शासक अपने राज्य की रक्षा कर रहा है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। यहाँ नोट्स में एक स्टार पॉइंट दिया गया है। आदिवराह ड्रामा चलाने का पूरा श्रेय कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज एवं विनायक पाल को दिया जाता है। मिहिर भोज और विनायक पाल, ये नाम याद रखने लायक है। बिल्कुल, ये एक शानदार विश्लेषण है। बड़े साम्राज्यों के पतन के बाद जो खालीपन आया, उसे राजपूताना के प्रमुख राजपूत वंशों ने कैसे भरा, उस पर आते हैं। हाँ, नोट्स के अगले हिस्से में चौहानों का जिक्र है। इतिहास पढ़ते समय अक्सर एक कमी महसूस होती है कि युद्धों और संधियों में रानियों का जिक्र बहुत कम आता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। तो क्या टकसालों और सिक्कों के मामले में भी सत्ता पूरी तरह से पुरुष प्रधान थी, या किसी रानी ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या जवाब है इसका? इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के ऐसे ठोस प्रमाण कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है। अच्छा, किस रानी ने सिक्के चलाए थे? अजय देव चौहान की रानी सोमलेखा ने अपने स्वयं के नाम से चांदी की मुद्रा जारी की थी। रानी सोमलेखा, एक रानी का अपने नाम से मुद्रा चलाना उस दौर में महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक अधिकारों का एक असाधारण ऐतिहासिक प्रमाण है। सही कहा आपने, परीक्षा में ये सीधा पूछा जा सकता है। वाकई रानी सोमलेखा का ये कदम बहुत प्रेरणादायक है। और बाकी चौहान शासकों की मुद्राओं की क्या विशेषता थी? चौहान शासक सोमेश्वर द्वारा जो सिक्के चलाए गए वो वृषभ शैली एवं अश्वरोही शैली के थे।
बैल और घुड़सवार वाले सिक्के। हाँ, चौहानों के सिक्कों पर जो प्रमुख अंकन या नाम मिलते हैं उनमें विशाल प्रिय ड्रामा, अजय देव ड्रामा और अजय प्रिय रूपक शामिल हैं। क्या इन सिक्कों पर कोई ऐसा अंकन भी है जो उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल को दर्शाता हो? हाँ, एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य नोट्स में दिया गया है। कौन सा तथ्य? चौहानों के कुछ सिक्कों पर ना एक तरफ मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद घोरी का नाम लिखा है मोहम्मद बिन साम। और उसी सिक्के पर दूसरी तरफ नंदी एवं लक्ष्मी का अंकन भी मिलता है। मैं यहाँ थोड़ा अचंभित हूँ। एक ही सिक्के पर मोहम्मद बिन साम का नाम और साथ में हिंदू देवी देवताओं नंदी और लक्ष्मी की आकृतियां, ये आखिर कैसे संभव हुआ? देखिए, ये राजनीतिक कूटनीति और प्रैग्मेटिज्म यानी यथार्थवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कैसे? जब सत्ता बदलती है ना, तो नई सत्ता एकदम से पुरानी आर्थिक व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकती, वरना पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। हाँ, अर्थव्यवस्था तो कंटिन्यूटी मांगती है। इसीलिए स्थानीय लोगों के भरोसे के लिए नंदी लक्ष्मी को बरकरार रखा गया और नई संप्रभुता दिखाने के लिए शासक का नाम जोड़ दिया गया। ये सच में काफी क्लेवर स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। अब यहाँ चौहानों के पतन से जुड़ा एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। वो क्या है? चौहानों के राजकाल यानी पतन से लेकर 1540 ईस्वी तक राजस्थान में व्यापार और लेन देन के लिए स्वतंत्र रूप से चलने वाली एक विशेष मुद्रा थी। उस मुद्रा का क्या नाम था? इस मुद्रा का नाम था फाडिया। नोट्स के अनुसार उम्मीदवारों को यह नाम कंठस्थ होना चाहिए। फाडिया, ये एक तरह से वो ब्रिज करेंसी थी ना, जिसने सत्ता के पतन और नए राज्य की स्थापना के बीच के समय में अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। एकदम सही एनालिसिस है आपका। चौहानों के बाद अगर हम राजपूताना के उस हिस्से की तरफ चलें जिसने सत्ता के इस खेल में सबसे लंबी और स्वतंत्र पारी खेली, यानी मेवाड़ रियासत। हाँ, मेवाड़। तो वहाँ सिक्कों की क्या कहानी है? मेवाड़ रियासत पर बात करने से पहले ना नोट्स में एक बहुत ही रोचक और अपवाद वाले तथ्य को सबसे ऊपर रखा गया। अच्छा, कौन सा अपवाद? पूरे राजपूताना में सिर्फ एक ही ऐसा ठिकाना या जागीर था जिसे अपने स्वयं के स्वतंत्र रूप से सिक्के जारी करने का अधिकार था। पूरे राजस्थाना में सिर्फ एक? कौन सा ठिकाना था वो? वो था सलुम्बर ठिकाना, जो उदयपुर के अंतर्गत आता था। सलुम्बर ठिकाना। इन्होंने जो सिक्के जारी किए उनका क्या नाम था? सलुम्बर ठिकाने द्वारा जारी किए गए इन सिक्कों को पद्मशाही सिक्का कहा गया। एक रियासत के अंदर किसी ठिकाने का अपना अलग सिक्का चलाना, ये तो सलुम्बर के अद्वितीय राजनीतिक रुतबे और उनकी स्वायत्तता को साफ तौर पर दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। और मुख्य मेवाड़ रियासत की टकसालों की क्या व्यवस्था थी? मेवाड़ में सिक्कों का इतिहास बहुत विविधतापूर्ण रहा है। शुरुआत में वहाँ चांदी के जो सिक्के चलते थे वो ड्रम्मा एवं रूपक कहलाते थे। और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? तांबे के सिक्कों को कारशापन कहा जाता था। कारशापन। इसके बाद होनों द्वारा जो चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के प्रचलित किए गए, उन्हें एक अजीब सा नाम मिला। क्या नाम था? उन्हें गढ़िया सिक्के कहा गया। गढ़िया सिक्के, ये बड़ा ही अजीब नाम है। हाँ, थोड़ा अजीब है पर एग्जाम में आता है। फिर मुगलों के साथ जो मेवाड़ का लंबा संघर्ष रहा और बाद में जो संधियां हुई, उसका असर सिक्कों पर कैसे पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। नोट्स स्पष्ट करते हैं कि मुगल संधि के बाद मेवाड़ में जो मुगली सिक्का चला उसे सिक्का-ए एलची नाम दिया गया। सिक्का-ए एलची। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव तब दिखा जब शासक स्वरूप सिंह का दौर आया। स्वरूप सिंह के दौर में क्या हुआ? उनके समय स्वरूप शाही सिक्के चले। इन सिक्कों की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खासियत ये थी कि इन पर दोस्ती लंदन अंकित होता था। दोस्ती लंदन? एक सिक्के पर दोस्ती लंदन लिखा होना सिर्फ एक मोहर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बदलाव है जो ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती ताकत को स्वीकार करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके अलावा अगर मेवाड़ के स्थानीय तांबे के सिक्कों की बात करें तो उनके नाम बड़े ही स्थानीय प्रभाव वाले थे। कैसे नाम थे? नोट्स की लिस्ट देखते हैं। इसमें है थिंगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडारिया और नाथवारिया। ये तो सच में बहुत स्थानीय नाम है। थिंगला, भिलाड़ी। इनमें से जो भिंडर की मुद्रा थी ना, उसे भिंडारिया पैसा कहा जाता था। और मेवाड़ के अधीन जो शाहपुरा था, वहां की क्या स्थिति थी? शाहपुरा की बात करें तो वहां सोनी चांदी के सिक्कों को ग्यार संधिया एवं तांबे के सिक्कों को मधोशाही कहा जाता था।
धिंगला, भिलाडी, ग्यार संधिया, ये नाम बहुत ही ठेठ और स्थानीय जुड़ाव महसूस कराते हैं। बिल्कुल करते हैं। मेवाड़ के इस विस्तार के बाद अब अरावली के दक्षिण में वागड़ क्षेत्र की तरफ उतरते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की रियासतों में सिक्कों का क्या चलन था? वागड़ क्षेत्र के नोट्स थोड़े से तकनीकी हैं एग्जाम के नज़र से। सबसे पहले डूंगरपुर की बात करते हैं। यहाँ क्या टेक्निकलिटी है? यहाँ इतिहासकारों में एक बहस है। कर्नल निक्सन के अनुसार यहाँ चांदी का त्रिशूलिया एवं पात्रीसीरिया सिक्का चलता था। ओके, निक्सन कहते हैं त्रिशूलिया और पात्रीसीरिया। जबकि नोट्स में वेब का संदर्भ भी दिया गया है, जिनका मानना है कि डूंगरपुर की अपनी कोई खास मुद्रा थी ही नहीं, बल्कि वहाँ चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के सिक्के ही चला करते थे। तो एग्जाम में उम्मीदवारों को ये दोनों मत याद रखने होंगे। हाँ, दोनों मत पूछे जा सकते हैं। और बांसवाड़ा में स्थिति कैसी थी? बांसवाड़ा का मामला एकदम स्पष्ट है। वहां महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा अपने नाम पर लक्ष्मण शाही सिक्का जारी किया गया था। लक्ष्मण सिंह का लक्ष्मण शाही सिक्का, ये आसान है याद रखना। और प्रतापगढ़ की बात करें तो? प्रतापगढ़ में महारावल सालिम सिंह के समय सालिम शाही चांदी के सिक्के चले। फिर समय के साथ 1904 में वहां कलदार सिक्के आ गए। कलदार सिक्के। लेकिन प्रतापगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस मामले में? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1818 की वो संधि थी जो अंग्रेजों के साथ हुई थी। उस संधि का सिक्कों पर क्या प्रभाव पड़ा? उस संधि के बाद प्रतापगढ़ के सिक्कों पर सिक्का मुबारक शाह लंदन का अंकन किया जाने लगा। मेवाड़ में दोस्ती लंदन और प्रतापगढ़ में मुबारक शाह लंदन। अंग्रेजों का वर्चस्व तो सिक्कों पर साफ दिखाई देने लगा था यहाँ से। बिल्कुल। दक्षिण से निकलकर अब हम पश्चिमी और मध्य पश्चिमी राजस्थान की बड़ी रियासतों मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर और सिरोही की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये एक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लल्लूलिया और दबूशाही जैसे नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। इनके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? मारवाड़ यानी जोधपुर की बात करें तो शासक विजय सिंह के काल में सन 1780 में जोधपुर तकसाल की स्थापना हुई थी। जोधपुर तकसाल 1780 में? हाँ, मारवाड़ इतना बड़ा राज्य था कि अलग अलग परगनों में अलग अलग तकसालें और उनके अपने सिक्के थे। जैसे कि उदाहरण के लिए सोजत की तकसाल में जो सिक्के ढलते थे वो उन्हें लल्लूलिया सिक्के कहा जाता था। लल्लूलिया सिक्के, ये तो नाम सुनकर ही मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल। जोधपुर मुख्य तकसाल के सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे। कुचामन के सिक्के को इक्तिसानदा और मेड़ता के सिक्के को चंद्रशाही कहा जाता था। इतने सारे अलग अलग सिक्के एक ही राज्यों में, ये व्यापार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। असल में इसीलिए धातु की शुद्धता यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ही उनका असली मूल्य तय करती थी। ये लॉजिकल है। अब बीकानेर पर आते हैं। वहाँ की क्या स्थिति थी? बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के समय जो सिक्के चले वो सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत से उनके संबंधों को दर्शाते हैं। उन सिक्कों पर क्या अंकित था? उन सिक्कों पर स्पष्ट रूप से विक्टोरिया एम्प्रेस अंकित किया गया था। विक्टोरिया एम्प्रेस, ये तो पूरी तरह से अधीनता दिखाता है। हाँ। अब सिरोही की बात करें तो वहां की स्थिति थोड़ी मिश्रित थी। वहां मेवाड़ का भिलाड़ी और मारवाड़ का डबूशाही सिक्का चलता था। क्या सिरोही ने अपने खुद के सिक्के नहीं चलाए? चलाए थे। सिरोही ने चांदी से बना सिक्का जिसे भिलाड़ी कहा गया और तांबे से बना सिक्का जिसे दबूशाही कहा गया। चलिए पश्चिमी राजस्थान से अब पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र की रियासतों को कवर कर लेते हैं। हाँ, इन्हें नोट्स के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और किशनगढ़ की तकसालों में उस दौर में क्या ढाल रहा था? सबसे पहले जयपुर राज्य की बात करें। यहाँ कई तकसालें थीं, जैसे आमेर, जयपुर, माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़ और चरण, जिसे खेतरी भी कहा जाता है। काफी सारी तकसालें थीं वहां तो। यहाँ के प्रमुख सिक्के कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं? प्रमुख सिक्के हैं झाड़शाही, जो जयपुर का बहुत प्रसिद्ध सिक्का है, वह माधो सिंह का रुपया, और हाली सिक्का। झाड़शाही, माधो सिंह और हाली। बूंदी में क्या चल रहा था? बूंदी में जो पुराना सिक्का चलता था उसे 11 संता कहा जाता था। बाद में अकबर द्वितीय के समय बूंदी में रामशाही, कतारशाही और छेहरेशाही सिक्के प्रचलन में आए। हड़ौती क्षेत्र में कोटा और झालावाड़ की क्या स्थिति थी? कोटा राज्य में 3 मुख्य तकसालें थीं, कोटा, गागरोन और झालरापाटन। और झालावाड़ में? झालावाड़ की बात करें तो वहां मदन शाही पैसा जो तांबे का था और मदन शाही टका चला। किशनगढ़ रियासत का क्या सीन था? किशनगढ़ रियासत में शाह आलमी सिक्का चलता था। अब यहाँ नोट्स में एक बहुत ही खास और स्टार पॉइंट दिया गया है। अच्छा,
कौन सा स्टार पॉइंट? मेवाड़ के चांद कुमारी के नाम का एक सिक्का चलता था, जिसे चंदौरी रुपया कहते थे। इसका उपयोग सामान्य व्यापार में नहीं बल्कि मुख्य रूप से दान पुण्य के कार्यों के लिए किया जाता था। दान पुण्य के लिए एक पूरी तरह से अलग मुद्रा, चंदौरी रुपया। हाँ, ये आर्थिक इतिहास का बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है, जहां अर्थव्यवस्था ने सामाजिक और धार्मिक दान के लिए एक अलग कैटेगरी ही बना रखी थी। एकदम सही कहा आपने। ये पॉइंट एग्जाम में जरूर मैच करने को आ सकता है। अब हमारे पास जो अन्य रियासतें बच गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं ताकि नोट्स का कोई भी पन्ना अछूता न रहे। एकदम सही। हम कोई भी रियासत नहीं छोड़ेंगे रिवीजन के लिए। तो जैसलमेर से शुरू करते हैं। जैसलमेर में अखाई शाही या अखाएं शाही सिक्का चलता था और वहां के तांबे के सिक्के को डोडिया कहा जाता था। जैसलमेर का अखाई शाही और तांबे का डोडिया। अलवर की क्या डिटेल है? अलवर की बात करें तो राजगढ़ टकसाल से अखाई शाही सिक्का निकलता था। साथ ही अलवर में राव शाही, जो कि तांबे का रुपया था, और अंग्रेजी प्रभाव वाला पौ आना सिक्का भी चलता था। पौ आना, ये तो काफी मॉडर्न लग रहा है सुनने में। और करौली रियासत में? करौली रियासत में मानकशाही और कटर सतशाही सिक्के चलते थे। मानकशाही और कटर सतशाही। भरतपुर की क्या कहानी है? भरतपुर की टकसालें दीघ और भरतपुर में स्थापित थीं। यहाँ शासक रणधीर सिंह ने चांदी का रुपया, चवन्नी और अठन्नी चलाईं। चवन्नी और अठन्नी, ये तो हमारी जनरेशन ने भी सुनी है। और धौलपुर का? मुझे याद है धौलपुर के सिक्के का नाम बहुत ही आक्रामक था। बिल्कुल, आपको सही याद है। धौलपुर के सिक्के का नाम था तमंचा शाही सिक्के। तमंचा शाही, तमंचा यानी पिस्टल ना? हाँ, एकदम। इन सिक्कों पर पिस्टल का अंकन था, जो 19वीं सदी में सत्ता के प्रतीक के रूप में तलवार की जगह ले रही थी। ये दिखाता है कि हथियारों का मॉडर्नाइजेशन सिक्कों पर भी छप रहा था। नहीं कहा, इनका प्रचलन केवल धौलपुर में ही नहीं बल्कि ग्वालियर और पटियाला तक था। तमंचा शाही, नाम से ही उस दौर की क्षेत्रीय ताकत और दबदबा महसूस होता है। बिल्कुल। तो हमने नोट्स के आधार पर राजपूताना की सभी प्रमुख रियासतों, उनके सिक्कों और टकसालों के बारे में विस्तार से जान लिया। हाँ, लगभग सभी कवर हो गए हैं। लेकिन एक लॉजिकल सवाल मेरे दिमाग में आता है। पूछिए। इतनी सारी रियासतें, इतनी सारी टकसालें और सैकड़ों तरह के सिक्के, ये पूरी व्यवस्था आखिरकार एक सिंगल सिस्टम में कैसे बदली? ये इतिहास का वो मोड़ है जहां आधुनिक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की शुरुआत होती है। अच्छा। नोट्स का जो आखिरी हिस्सा है ना, मास्टर रिवीजन टेबल, वो इसी अंत को दर्शाता है। तो टेबल क्या बताती है अंत के बारे में? वर्ष 1900 में ईस्वी तक आते आते संपूर्ण राजस्थानी रियासतों से इन अलग अलग और स्वतंत्र सिक्कों का चलन खत्म कर दिया गया। और उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह अंग्रेजी कालदार सिक्कों ने ले ली। इसके साथ ही रियासतों की अपनी स्वतंत्र टकसालें हमेशा के लिए बंद हो गई। यानी वो दौर आ गया जहां स्थानीय आर्थिक स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो गई। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक था कि अब सत्ता पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है। तो उम्मीदवारों को इस मास्टर रिवीजन टेबल से क्या-क्या याद रखना चाहिए? इस पूरी चर्चा का निचोड़ उस मास्टर रिवीजन टेबल में ही है। परीक्षा में सबसे ज्यादा मैचिंग वाले सवाल यहीं से आते हैं। मैं 3 सबसे महत्वपूर्ण अंकन फिर से दोहरा रहा हूं। हाँ, टेबल के मैचिंग्स बताएं। पहला है दोस्ती लंदन अंकन। ये मेवाड़ रियासत से जुड़ा है और शासक थे स्वरूप सिंह। दोस्ती लंदन, मेवाड़, स्वरूप सिंह। दूसरा है मुबारक लंदन अंकन। ये प्रतापगढ़ रियासत का है और शासक थे सलीम सिंह। मुबारक लंदन, प्रतापगढ़, सलीम सिंह। और तीसरा है विक्टोरिया एम्प्रेस अंकन। ये बीकानेर रियासत का है और शासक थे महाराजा गंगा सिंह। विक्टोरिया एम्प्रेस, बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह, ये तो बिल्कुल रट्टा मारने वाले पॉइंट हैं। एकदम। परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए यह सलाह है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस टेबल से रियासत और उनके प्रमुख सिक्कों जैसे मेवाड़ का गांधिया, मारवाड़ का लल्लू लिया, इनको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। आज के इस सत्र में हमने प्राचीन आहत सिक्कों की छोट से लेकर अलग अलग रियासतों के उदय और अंततः टकसालों के बंद होकर कॉल्डर सिक्कों के साम्राज्य तक का पूरा सफर तय किया है। बहुत ही डीप सफर रहा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मेरे सामने आता है। कौन सा विचार? सिक्के सिर्फ कुछ खरीदने या बेचने का साधन नहीं है। ये राजनीतिक सत्ता का सबसे ठोस, सबसे क्रूर और सबसे प्रमाणित सबूत है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। जब कोई भी शासक अपने खुद के सिक्के ढालना बंद कर देता है और धातु के उस छोटे से टुकड़े पर अपनी बजाय
दोस्ती लंदन या विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाता है, तो वो उसी पल अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है। हाँ, वो हमेशा के लिए अपनी राजनीतिक अधीनता या गठबंधन पर मोहर लगा देता है। वो सिक्का इतिहास के पन्नों में ना उसकी हार या उसके समझौते का गवाह बन जाता है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। आज हम 21वीं सदी के उस दौर में खड़े हैं जहां भौतिक सिक्कों और नोटों की खनक लगभग गायब हो चुकी है। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो गया है। हम पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट के युग में जी रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना। क्या बात। आज से सैकड़ों साल बाद भविष्य के इतिहासकार या न्यूमिस्मेटिस्ट हमारे आज के समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने के लिए किन चीजों की खुदाई करेंगे? क्या वो हमारे डेटा सर्वर्स खंगालेंगे? कि असली सत्ता आखिर किसके हाथ में थी? ये सच में दिमाग को झंझोड़ने वाला सवाल है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सभी स्टूडेंट्स को उनके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी रिवीजन टेबल जरूर पढ़ें। आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी मेहनत और फोकस बनाए रखें।